हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और अपने इस वीडियो लेक्चर्स में मैं उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियों का जो पोर्शन विभिन्न ग्रुप सी की परीक्षाओं में पूछा जाता है या इसके अन्य कोई भी उत्तराखंड में आयोजित होने वाली परीक्षा है जिसमें उत्तराखंड से संबंधित कई सारे पोर्शन कवर किए जा सकते हैं, उनको मैं पूरा करा रहा हूं। और इस दौरान जो अभी कुछ परीक्षाएं हैं, जैसे कि राजस्व उप निरीक्षक की परीक्षा जो है या वीडियो वीपीडीओ की है, उसमें जो उत्तराखंड का सेक्शन पूछा जाएगा उसको हम यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो अभी तक हमने उत्तराखंड के भूगोल को अच्छे तरीके से पढ़ा है और उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत भी हमने एक बहुत लंबे कालखंड को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। और हम अब चंद्र शासन को देख रहे हैं। चंद्र शासन से संबंधित हमारे कुछ वीडियो पहले आ चुके हैं और हमने उसमें चंद्र राजाओं की जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा था, उनकी पूरी वंशावली थी, उसको हमने देखा। तो आज हम चंद्र शासन के प्रशासन को, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था चंद्रों का, चंद्र रूलर्स ने जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को अपनाया था, जो पूर्ववर्ती कुछ शासकों से उन्होंने सीखा था और उनकी शासन व्यवस्था का अनुसरण परवर्ती काल के, चाहे वो गोरखाओं की बात हो या उत्तराखंड में स्थापित होने वाले शुरुआती अंग्रेजों के शासन थे, उसमें किसी ना किसी तरीके से चंद्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसने अपना योगदान दिया था। तो उसको समझने से पहले अभी हम जो अभी राजाओं का एक क्रम समझा है हमने, तो उसको थोड़ा और कंसोलिडेट मैनर से देखते हैं ताकि वहां से अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो वो छूट ना पाए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर मैं यहीं पर देखूं, जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है चंद्र शासन, चंद्र राजाओं की जो वंशावली है वो हमने पढ़ा है और उससे जुड़े जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने से पहले थोड़ा बहुत शुरुआती कुछ मिनटों में थोड़ा जो रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर चंद्र शासन की बात करें, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें ये बातें बताई गई हैं कि चंद्र शासन से जुड़े हुए हमारे पास हमने देखा था एक मिथकीय आधार निर्मित कर हमें होते दिखता है। और ये मिथकीय आधार जो है वो सोमचंद्र को चंद्र शासन की बागडोर स्थापित करने का प्रणेता मानता है कि यही सोमचंद्र जो था वो चंद्र शासन की उसने स्थापना करी थी। तो ये एक मिथकीय बात है, इसके कोई हमें अभिलेखीय साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं चंद्र शासन से जुड़े। और यहीं पर हमें कुछ विवादित पक्ष भी देखने को मिलता है विभिन्न तरह के इतिहासकारों के बीच में कि इस सोमचंद्र से लेकर वीणा चंद्र तक के जो हमारा शासन था वहाँ तक तो चंद्रवंश का ही शासन रहा था, लेकिन उसके बाद हमको एक मध्यांतर देखने को मिलता है। किसका? खस मध्यांतर देखने को मिलता है। यहाँ पर खस राजाओं का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो यही पक्ष विवादित है कि क्या ये अलग से जो 193 और 213 वर्षों का जो अंतराल है ये क्या है, ये सच में था या नहीं था। लेकिन इसी में हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लिंक करना समझे कि हम मान सकते हैं कि खस मध्यांतर रहा होगा और उसी समय उत्तराखंड की इस भूमि पर डोटी से चल नामक राजाओं का एक आक्रमण हुआ होगा, जिसमें अशोक चल हैं और क्रांचल देव हैं। तो यही शासक थे जिन्होंने उस समय उत्तराखंड की भूमि पर हमला किया होगा। तो कुल मिलाकर ये अंतर था। और फिर उसके बाद वीर चंद्र के द्वारा पुनः चंद्र शासन को इस
कुमाऊं के रीजन में स्थापित कर दिया जाता है। तो बहुत लंबी कहानी है इसके बाद की, हमने वो सारी चीज़ें देख ली हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि इन सारी चीज़ों का हमें एक मिथकीय आधार ही दिखता है, लेकिन हाँ, अशोक चल और क्रांचल देव के हमलों के बारे में हमें कई तरह के अभिलेखीय साक्ष्य देखने को मिलते हैं। चाहे वो हमारा बागेश्वर के मंदिर का जो अभिलेख है उसमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें अशोक चल के ही पुरुष सिंह का जो बोध गया का अभिलेख है उसमें भी इस हमले की जानकारी हमें देखने को मिलती है। लेकिन वो सब बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख रखी हैं। इसको बस मैं एक आउटलाइन यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये कुछ मिथकीय आधार चंद्र शासन से जुड़े हुए हमेशा से रहे हैं। फिर हमने आगे बढ़कर ये चीज़ देखी कि यहीं पर चंदों के कुछ हमें 23वें नंबर के एक राजा देखने को मिलते हैं, जिनको कुछ लोग, जिनका नाम था थोहर चंद्र, उनको कुछ लोग चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं। इसी में जो 24वें नंबर के राजा हैं, जिनका 28वें नंबर के जो राजा हैं अभय चंद्र, उनसे भी जुड़ी हुई एक कुछ मान्यताएं थीं। लेकिन ये है कि इनका हमें अभिलेख प्राप्त हो जाता है कि ये अभिलेख हमारा गढ़सारी ताम्र लेख है। ये अभय चंद्र से जुड़ा हुआ अभिलेख है। ये माना जाता है कि हमारे जो ये अभय चंद्र थे वो पहले चंद्र राजा थे जिनके समय का हमें अभिलेखीय साक्ष्य देखने को मिलता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि हमारी जो राजधानी थी, हमारी इस कुमाऊं के चंद्र शासन की राजधानी जो थी वो शुरू में क्या होती है, वो अल्मोड़ा होती है। वो हमारी चंपावत में होती है और यहाँ पर कई सारे शासक होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमें बालो कल्याण चंद्र देखने को मिलते हैं और बालो कल्याण चंद्र के समय राजधानी जो होती है वो चंपावत से निकलकर एक अल्मोड़ा वाले रीजन में चली जाती है। और फिर अल्मोड़ा के कई सारे शासक हमें देखने को मिलते हैं। उसमें हमने अगर मैं पूरे के पूरे चंद्र शासन से जुड़े हुए सबसे बेहतरीन शासकों जिनसे कि प्रश्न बनते हैं उनकी एक सूची अगर लिख दूं तो एक तो नो डाउट सोमचंद्र हमें पढ़ना है। सोमचंद्र के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर समय किसी के पास कम हो तो वो सोमचंद्र को देख ले। इसके बाद सीधे हमारे थोहर चंद्र से संबंधित कुछ बातों को देख ले। फिर अभय चंद्र से संबंधित हमें कुछ चीज़ें देख लेनी हैं यहाँ तक। और उसके बाद हमें गरुण ज्ञान चंद्र और भारती चंद्र और जो ये दो नाम मैंने बताए थे, बालो कल्याण चंद्र, बालो कल्याण चंद्र, रुद्र चंद्र, लक्ष्मी चंद्र और बाज बहादुर चंद्र, इन सब लोगों के बारे में डिस्कस किया जा चुका है। और एक हैं हमारे उद्धोत चंद्र और सबसे अंत में हम देख सकते हैं जगत चंद्र। तो ये हमारे 10-12 ऐसे राजा हैं कुमाऊं के चंद्र शासन से जुड़े हुए जिनके बारे में हमें कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्योंकि वहीं से हमें कई सारे प्रश्न चंद्र शासन से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी थोड़ा समराइज़ करने के लिए अभी, तो वो मैंने यहाँ पर बताया है। अब पूरा जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि हमें एक जो बहुत बड़ी एक श्रृंखला देखने को मिलती है, उसके दो छोर हमें समझ में आ जाने चाहिए। एक सोमचंद्र और जो अंतिम चंद्र राजा था महेंद्र चंद्र, ये इसके बीच में एक बहुत लंबा समय हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसको 1025 एडी ही माने या 953 एडी माने तो यहाँ से लेकर
यहाँ से लेकर ये 1790 तक का ये पूरा कालखंड है, तो बहुत लंबा समय चंद्र शासन से जुड़ा हुआ है। तो ये इस चंद्र राजाओं की एक वंशावली से संबंधित कई सारी चीज़ें थीं जो मैंने अभी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छे तरीके से बता दी है। अब हम वहाँ से चीज़ों को आगे देखते हैं और अब हम चंद्र राजाओं के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल में। जैसा कि हमने अभी तक जो प्रीवियस वीडियो रहा है उसमें इन राजाओं के पॉलिटिकल जो भी घटनाक्रम रहे थे उनको हमने देखा। तो अब हम देखेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। तो यहां हम लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ चंद्र डायनेस्टी। तो ये क्या है, इसको हमें थोड़ा बहुत समझना होगा। तो देखें, कोई भी साम्राज्य है वो मात्र शासन मात्र अपने ताकत के बल पर नहीं चल पाता है, उसकी एक पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती है और वो व्यवस्था ही उस साम्राज्य के अस्तित्व का आधार भी क्रिएट करती है। और भी फैक्टर होते हैं लेकिन वो व्यवस्था ही, जिसको हम प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं, वो उस शासन के सुचारू रूप से चलाने के लिए बेहद ज़रूरी होती है। और वही व्यवस्था जो है वो चंद्र शासन में भी बहुत यूनिक रही है और उसी को हमें अब यहाँ पर देखना होगा, समझना होगा। तो उसमें हम समझते हैं कि देखें, अगर हम कुल मिलाकर अगर हम चंद्र शासन की बात करें तो चंद्र राजाओं का एक बहुत बड़ा भाग शुरू में नहीं था। अगर इनके साम्राज्य विस्तार को पहले समझें, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देख रहे हैं तो हमें पहले इन राजाओं के साम्राज्य विस्तार को देखना होगा। अगर साम्राज्य विस्तार को हम देखें तो शुरू में इन राजाओं की राजधानी जो होती थी, शुरू में जो मुख्य क्षेत्र था वो काली कुमाऊं का रीजन हुआ करता था, काली कुमाऊं का क्षेत्र हुआ करता था, जहां पर इन शासकों का मुख्य केंद्रण हुआ करता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके साम्राज्य का विस्तार होते चला गया और उसमें हम देखेंगे हमारा पश्चिमी गढ़वाल का कुछ भाग भी आ गया। इसके अलावा अल्मोड़ा की जो कत्यूर घाटी थी वो भी इनके अधीन आई। अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी इसके अंतर्गत आई और कत्यूर घाटी की जब बात करते हैं तो यहीं पर इनकी नई राजधानी भी निर्मित हुई, ये भी हमें देखना है। फिर बाद में हमें तराई भाबर का भी क्षेत्र इस साम्राज्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें सोर, सीरा, दारमा जोहार जैसे तमाम क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डोटी के कुछ भागों पर कुछ समय के लिए चंद्र राजाओं का नियंत्रण हो गया था, ऐसा भी हमने देखा। तो ये एक तरीके से इस पूरे साम्राज्य का एक विस्तार है जो पूर्वी गढ़वाल के हिस्से, यहाँ पर पश्चिमी लिख दिया गया है लेकिन इसको हमें सही समझे तो पूर्वी गढ़वाल के कई हिस्से, इसके साथ साथ अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी, तराई भाबर के क्षेत्र में सोर, सीरा, दारमा जोहार का जो इलाका था वहाँ पर हमें कई तरह के इनके शासन को देखने को मिलता है। इसके अलावा डोटी का भी कुछ भाग चंद्र शासन के अंतर्गत आ गया था। तो ये पूरा इनका साम्राज्य विस्तार था। तो इतने बड़े साम्राज्य की नींव
का जो आधार था वो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो इतना बड़ा इनका साम्राज्य था। अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें तो ये देखें, ये हमारा उत्तराखंड है और इसमें ये है, अगर मैं इनके आकार को बनाऊं तो ये पूरा हमारा कुछ पोर्शन यहाँ से और ये पूरा तराई भाबर का क्षेत्र होते हुए, इसके अलावा डोटी का भी कुछ क्षेत्र कुछ समय के लिए, ये पूरा इलाका जो था वो चंद्र शासन के अधीन आ चुका था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं काली कुमाऊं का रीजन हो गया, ये डोटी का क्षेत्र हो गया, ये सीरा, ये सोर वैली हो गया, ये सीरा का क्षेत्र हो गया, ये दारमा वैली हो गई, इसके अलावा ये कत्यूर घाटी का एरिया हो गया, ये हमारा पूरा तराई भाबर का एरिया हो गया। तो ये सब मिलाकर हमारा चंद्र साम्राज्य हुआ करता था। तो ये चंद्र साम्राज्य था, ये इसकी पूरा विस्तार था। तो इतने बड़े साम्राज्य की बुनियाद जो थी वो किस पर थी? बुनियाद जो थी वो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर थी। किस पर? प्रशासनिक व्यवस्था पर। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था चंदों की इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रशासनिक व्यवस्था को अगर हमें समझना है तो पहले इस पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े, क्योंकि चंदों की प्रशासनिक व्यवस्था अपने आप में उतनी यूनिक नहीं थी, उन्होंने कुछ इनके शासन के प्रभाव इन पर पड़े थे। तो साम्राज्य विस्तार जैसे पॉइंट को समझने के बाद अब हम इस प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक से समझने के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देखेंगे कि चंदों की प्रशासनिक व्यवस्था पर किस किस का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो चंदों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी बात हम करें तो उस पर हमें जिनका प्रभाव देखने को मिलता है वो भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और उसको हमें ठीक से समझना चाहिए। तो अगर हम उसकी बात करें तो देखें, जो चंद्र डायनेस्टी थी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पर हम बात करें तो उस पर प्रभाव किस किस का पड़ता है। तो देखें, कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था किसी साम्राज्य के स्थापित होने से पूरी तरीके से बदलती नहीं है। वहाँ पर कई दूसरे राज्य थे, कई दूसरे राज्यों का शासन भी था, राजाओं का, उनकी भी कुछ जो गुणधर्म थे वो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े। जैसे कि अगर हम उत्तराखंड में बात करें, चंद्र राजाओं का जहाँ शासन था वहाँ पहले कत्यूरी राजाओं का शासन था। उससे पहले हम जाते हैं तो हमें गोविशाण राज्य, हमें सिंहपुर राज्य, हमें ब्रह्मपुर राज्य, पौरवों का शासन देखने को मिलता है। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानियां भी वहीं पर रहती हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। कौन से? पूर्ववर्ती साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रभाव मिलता है, जिसमें कि हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं पौरव शासन का, हम बात कर सकते हैं शॉर्ट में कत्यूरी शासन का, हम बात कर सकते हैं यहीं पर कार्तिकेयपुर राजवंश का। तो इन तमाम राजाओं की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका प्रभाव हमें इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर भी देखने को, चंद्र डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर देखने को बहुत अच्छे तरीके से हमें देखने को मिलता है। अगर हम ये बात करें कि जो यहाँ के राजा रहे थे उनके बारे में, क्योंकि ये दो पॉइंट हमने जब देख लिया तो उसके बाद हमें ये भी समझना होगा कि
जिसको हम प्रशासन कहते हैं, जिसकी बुनियाद अलग अलग फैक्टर्स पर रही थी, वो क्या थी? तो देखें, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम इस टॉपिक के आउटलाइन को समझें। तो सबसे पहले हमने चंद्र साम्राज्य के विस्तार को देख लिया, जिसको हमने पहले भी पढ़ रखा है। इसके बाद हमने इस पर पड़ने वाले प्रभाव को देख लिया। अब हम इसके प्रशासन के कुछ पिलर्स होंगे, उनको देखेंगे। तो उसमें जाने से पहले अगर हम देखेंगे तो एक हमारा केंद्रीय प्रशासन होगा। केंद्रीय प्रशासन में हमें सबसे पहले राजा, फिर उसके बाद जो युवराज हैं, फिर उसके बाद इनके परामर्शदाता होंगे, उनके बारे में कुछ देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हमें इसी क्रम में इसी परामर्शदाताओं का जो क्रम है उसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे, और वहाँ पर हमें एक 10 लोगों की एक मंडली दिखेगी जो राजा को अलग अलग मामलों में एक तरीके से परामर्श देती थी, उसको भी हम देखेंगे। तो ये केंद्रीय प्रशासन से जुड़े हुए तमाम चीज़ें हैं जो हमें धीरे धीरे समझनी होगी कि उसमें कौन कौन लोग होते हैं। इसके बाद जब हम देखेंगे तो केंद्रीय प्रशासन से प्रांतीय स्तर तक जाएंगे, फिर उसमें हमें परगना स्तर तक जाना पड़ेगा, और फिर और नीचे की इकाई गांव तक की भी बात हम करेंगे। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर प्रशासन का तैयार होगा, और तब जाकर इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम समझ पाएंगे। इसके अलावा हमें चंदों की कर व्यवस्था को देखना होगा। इसके साथ साथ हमें चंदों की न्याय व्यवस्था को भी देखना होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें देखनी होगी, और तब हमारी ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो अपने आप में कंप्लीट होगी। तो ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के विस्तार, जो कहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो देखा, उस पर पड़ने वाले प्रभाव को भी समझा। लेकिन सिर्फ यही प्रभाव नहीं था, प्रभाव में हम कुछ और चीज़ें भी जोड़ सकते हैं। इनके शासन में हमें डोटी के राजाओं के प्रशासन की व्यवस्था का भी इनपुट मिलता है, डोटी प्रशासन का प्रभाव भी मिलता है। इसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत प्लस मुगलों के शासन का भी हमें यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन इसको मोटा मोटी हम यही समझ सकते हैं कि ये जो प्रभाव है ये मुख्यतः यही रहा होगा। तो अगर बहुत साधारण सा कोई प्रश्न आया तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि चंदों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें हमें किन किन क्षेत्रों का, किन किन राजाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। तो वो यही है कि इसमें हमें चंद राजाओं के प्रशासन पर हमें मुगलों का, दिल्ली सल्तनत का, डोटी के राजा का, और खुद मिलाकर उत्तराखंड के जो पूर्ववर्ती शासक रहे थे उनका प्रभाव हमें इनके शासन पर स्थापित होता दिखता है। तो अब हम सीधे 1 बाय 1 इन केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और परगना और गांव के प्रशासन को समझेंगे, न्याय व्यवस्था को समझेंगे और कर व्यवस्था को समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केंद्रीय प्रशासन की ओर। तो ये हमारा चंद्र प्रशासन है। तो इस चंद्र प्रशासन का जो पहला आधार है, जिसको हम यहां पर कह रहे हैं केंद्रीय प्रशासन, उस केंद्रीय प्रशासन के शीर्ष पर किसकी उपस्थिति थी? तो यहां हम देख सकते हैं केंद्रीय प्रशासन
के शीर्ष पर राजा का पद था, जो अपने आप में क्या हुआ करता था, वंशानुगत। इसको हम समझ सकते हैं, राजा का जो पद था वो अपने आप में वंशानुगत हुआ करता था। वंशानुगत मतलब राजा का बेटा ही राजा उसमें बनता था। और दूसरी भी कुछ अपवाद रहते थे, राजा के सगे संबंधियों का ही शासन होता था। लेकिन हमने चंद्र शासन में देखा है कि बाद के कुछ स्थिति में बाहर के राजाओं को बुलाया गया था, सत्ता दी गई थी, लेकिन वो भी एक संघर्ष का कारण बन गया था। तो वंशानुगत शासन हुआ करता था। और निरंकुश, इसमें अगली चीज हम लिख सकते हैं कि शासन वंशानुगत था, लेकिन हमें निरंकुश शासन भी देखने को मिलता है। ये निरंकुश शासन जो था ये कहीं कहीं पर परामर्श पर भी आधारित था। मतलब राजा को परामर्श देने वाले लोग थे, लेकिन कभी कभार राजा अपनी मन की करने लगता था, निरंकुश शासन का प्रतिनिधित्व करने लगता था। राजा के बारे में ये जो बातें हमने देखी, अब इसी में ये होता है कि जो ये राजा हैं इन पर ही हमें, इस राजा पर ही हमें राजा संपूर्ण भूमि का स्वामी होता है। अपने कहाँ का, अपने साम्राज्य की संपूर्ण भूमि का स्वामी होता है। और जो भी चाहे गूंठ में दी जाने वाली भूमि हो, रौत में दी जाने वाली भूमि हो, या संकल्प के माध्यम से दी जाने वाली भूमियां हो, उनको देने का एकमात्र अधिकार जो होता था वो हमें राजा के द्वारा देखने को मिलता था। तो ये भी हमें समझने की चीज है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि केवल 3 विकल्प हैं। एक है पार्वती चंद्र, दूसरे हैं रतन चंद्र, और तीसरे हैं त्रिमल चंद्र। ये 3 ऐसे युवराज रहे हैं जिन्होंने अपने अपने शासन काल में अपने अधीन कई लोगों को रौत भूमि दान में दी है। मतलब राजा ना होने के बावजूद इन्होंने रौत भूमि का दान किया है। तो ये हमें देखना होगा। इसके साथ साथ राजा से जुड़ी हुई जो अन्य कुछ बातें हैं वो ये हैं कि इन राजाओं में हमें कई तरह के इन राजाओं से जुड़े हुए हमें कुछ फैक्ट हमें और देखने हैं। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो ये राजा होते थे चंद्र शासन में, इनका अपना राजत्व का सिद्धांत भी हुआ करता था। ये अधिकतर देव नाम की उपाधि लिया करते थे। वो देव नाम की जो हमें कत्यूरी राजाओं के समय भी देखने को मिलता है, वही चीज हमें कुमाऊनी के चंद राजाओं के भी नाम के आगे हमें देखने को मिलता है। अगर हम राजा की बात करें तो राजा की जो सबसे महत्वपूर्ण उपाधि हुआ करती थी, जो हमने कई पिछले अपने वीडियोस में देखी हैं, वो होती थी महाराजा धीराज हुआ करती थी। तो एक तरीके से इनके अधीन कई छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, उसको भी हम देखेंगे। तो ये महाराजा धीराज हुआ करते थे, राजत्व का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसके अलावा इनकी भूमि पर अधिकार होता था राजा का, और राजा युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व करता था। युद्ध में सेना का नेतृत्व राजा के द्वारा किया जाता था। लेकिन वृद्धावस्था में क्या स्थिति होती थी, अभी उसको हम नीचे देखेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन के शीर्ष पर हमें राजा देखने को मिलता है। ये पहला हमारा पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाता है। अब केंद्रीय प्रशासन में और कौन कौन से लोग हमें देखने को मिलते हैं उनको हम देखते हैं। तो दूसरे नंबर पर हमें केंद्रीय प्रशासन में युवराज देखने को मिलते हैं, जो राजा के उत्तराधिकारी होते हैं। उत्तराधिकारी
शासन के उत्तराधिकारी होते हैं और राजा के बाद इन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। सुरक्षा की जिम्मेदारी इन पर देखने को मिलती है। अंतिम समय में जैसे कि जब राजा वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो राजा के वृद्धावस्था में चले जाने पर ये सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लिया करते थे। जैसा कि हमने अपने कुछ शासक के बारे में हम समझ सकते हैं, चाहे वो हमारा भारती चंद्र रहा हो, लक्ष्मी चंद्र रहा हो, या जो हमारे कई शासक थे जिन्होंने अंतिम समय अपनी सत्ता सौंप दी थी, तो उन राजाओं को हम समझ सकते हैं जिन्होंने अपने युवराजों को ये सत्ता दे दी थी। त्रिमल चंद्र के रूप में हम देखा जा सकता है। तो ये सारे नाम थे जो हम देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हमें यहाँ पर समझनी है कि ये जो कुमाऊं के राजा हुआ करते थे, चंद्र राजा हुआ करते थे, इन पर दिल्ली सुल्तानों के कुछ आदतें थी, उसका प्रभाव पड़ा। जैसे कि इनको हम कह सकते हैं कि इनका शिकार का बड़ा महत्व हुआ करता था। शिकारी, ये लोग जो राजा थे, इन पर जो इनकी शौक थे, अगर उनको देखा जाए, जो हॉबीज़ थी, तो वो हुआ करता था शिकार और मल्ल युद्ध करना। और ये मल्ल युद्ध का जो प्रभाव है ये डोटी के राजाओं से इनको मिला था, क्योंकि डोटी के राजाओं को मल्ल इसीलिए कहा जाता था, मल्ल युद्ध कला के वो बड़े पारंगत होते थे और शौकीन हुआ करते थे। तो इस तरह की चीज़ें इन पे थी। इसके अलावा मद्यपान करना भी इनका एक शौक हुआ करता था। तो वो ही राजा का शौक था। फिर बाद में वही राजा, जब जो शुरुआती दौर में युवराज होते थे, वो जब राजा बनते थे तो उनमें भी ये सारे गुण आ जाते थे। तो युवराज के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ युवराज, सुरक्षा का मामला होता था तो युद्ध में राजा के साथ ये लोग जाते थे। रतन चंद्र का उदाहरण हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में देख रखा है, तो वो यहाँ पर फिट किया जा सकता है। तो युवराज के बारे में हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अच्छा, युवराज जो होते थे, उनकी कोशिश यही रहती थी कि वो अपने राजा की, अपने पिता की मदद करें। तो युवराजों को एक अनुभव भी मिल जाता था। युवराजों को शुरू में सत्ता चलाने का अनुभव भी देखने को मिलता है। तो ये हमने युवराज के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम परामर्शदाता जो उस समय हुआ करते थे उनको भी देखेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वो हमें देखने को मिलता है ऐसे परामर्शदाताओं का। तो वो हम केंद्रीय प्रशासन की जो तीसरी बुनियाद देखेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन की जो तीसरी बुनियाद होगी वो होगी परामर्शदाताओं की। तो देखें, उत्तराखंड के संदर्भ में जब हमने सोमचंद्र के शासन को देखा था तो वहीं पर हमें कई तरह के कुछ स्थानीय लड़ाके भी दिखे थे। तो उसमें हमने पाया था कि एक तो हमारे पास ये जो वर्ग थे, इन स्थानीय मुखियों का दो वर्ग हमें देखने को मिला था। एक मिला था मेहरा और दूसरा मिला था फरत्याल। तो एक वर्ग हमें मेहरा का वर्ग मिला था और दूसरा हमें फरत्याल का वर्ग देखने को मिला था। तो यही दो जातियां थीं जो कि हमारे जो राजा हुआ करते थे उन राजा को परामर्श देने में अपनी भूमिका निभाती थीं। इन दो जातियों का जो नेतृत्व था उसमें जिसका पलड़ा भारी होता था उसका अपना बख्शी होता था
और उसके अपने मंत्री हुआ करते थे। तो अगर मेहरा का पल्ला भागी होगा तो उसका बख्शी और मंत्री चुना जाएगा, और फरत्याल का अपना पलड़ा भारी होगा तो उसका अपना बख्शी मतलब सेनापति और मंत्री चुने जाने थे। तो मंत्री का मतलब यहाँ पर क्या होता था, जो दीवान होते थे चंद्र शासन में, वो एक तरह से प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो इस तरह से बख्शी हो या दीवान हो, वो इन्हीं दो वर्गों में से चुने जाते थे। तो जिसका पलड़ा भारी होता था उसी का बख्शी और उसी का दीवान चंद्र राजाओं के द्वारा चुना जाता था, और वही जो ये दो लोग थे ये राजाओं को अपना परामर्श देते थे। कुल मिलाकर इनके अंतर्गत हम देखते हैं तो दो तरह के, एक तो ब्राह्मण हो गए, जो पुरोहित वर्ग हो गया वो इसमें आ जाता था, और दूसरा जो वर्ग था वो गैर ब्राह्मणों का था। और गैर ब्राह्मणों में हमें देव, डेक, करायत जैसी जातियां देखने को मिलती हैं। तो परामर्शदाताओं में हमें बख्शी, दीवान ये लोग रहेंगे जो कि मेहरा और फरत्याल नाम के दो वर्गों में बटे होते थे, और जिसका बहुमत अधिक होता था उसी का बख्शी और उसी का दीवान चुना जाता था। और ये जो बख्शी और दीवान थे ये मुख्य रूप से दो वर्गों में थे। इसमें से एक वर्ग ब्राह्मणों का था और दूसरा देव, डेक, करायत जैसे गैर ब्राह्मण जातियों का नेतृत्व यहाँ पर देखने को हमें मिलता था। तो ये तीसरा वर्ग हमने केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत परामर्शदाताओं के रूप में देखा है। अब यहाँ से अगर हम चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये हम समझते हैं कि जो दीवान हुआ करते थे, या उससे पहले हम देखेंगे कि चंद्र राजाओं की जो सूची है वो इतनी जो परामर्श वाली सूची है उसमें जो पद थे, महत्वपूर्ण प्रशासनिक जो पद थे केंद्रीय प्रशासन में, वो क्या थे। तो केंद्रीय प्रशासन के अगर महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद देखें राजा युवराज के पश्चात, तो वो क्या क्या दिखते हैं उसको हमें यहाँ पर समझना होगा। तो महत्वपूर्ण अगर पद देखें, महत्वपूर्ण पद देखे जाएंगे। अगर हम राजा के बाद की स्थिति देखें तो राजा हो गए, युवराज हो गए, इसके अलावा हमें यहाँ पर दीवान देखने को मिलेंगे, बख्शी देखने को मिलेंगे, प्रहरी देखने को मिलेंगे, भंडारी देखने को मिलेंगे, सैजियाली देखने को मिलेंगे, बिष्ट देखने को मिलेंगे। ये सारे जो नाम हैं वो हमें यहाँ पर किसी न किसी रूप में देखने को अवश्य मिलते हैं। तो ये वो पद थे जो कि हमें इनके शासन में देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें ये भी समझना है कि यहाँ पर पुरोहित का भी एक पद होता था, गुरु का भी एक पद होता था, और जो यहाँ पर हमने जोशी दीवान कह सकते हैं वो भी यहाँ पर होते थे। सैजियाली को भी हमने देख लिया। सैजियाली का मतलब होता था जो राजा के सामानों को व्यवस्थित तरीके से रखता था। जरूरी जो उसके सामान हुआ करते थे वो सैजियाली का हम रूप मान सकते थे। बिष्ट होते थे जो उनके साथ युद्ध में उनका सहयोग दिया करते थे। भंडारी होते थे, भंडारपाल एक तरह के हुआ करते थे। प्रहरी सीमाओं पर रहा करते थे। बख्शी जो होता था वो सेनापति हुआ करता था। दीवान एक तरह से प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और युवराज के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, बाकी पुरोहित गुरु की भूमिका को हम समझ सकते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन से जुड़े हुए ये सारे महत्वपूर्ण पद होते थे जिनके बारे में हमें थोड़ी बहुत ये डिटेल पता होनी चाहिए। तो केंद्रीय प्रशासन को अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 3 ये पद थे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक पद जो अन्य भी रहा होगा। तो ये कुल मिलाकर अभी हम देखेंगे तो उनकी संख्या जो रही थी वो अपने आप में 10 रही थी। तो ये 10 महत्वपूर्ण पद थे जो केंद्रीय प्रशासन से जुड़े हुए थे और प्रश्न के रूप में हमारे सामने आ
सकते हैं। तो ये हमने चंद्र शासन से जुड़ी हुई जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको हमने देखा था। अच्छा, अगर इसमें हम दीवान की बात करें तो ये पद बहुत महत्वपूर्ण है। ये पद भी अपने आप में वंशानुगत हुआ करता था। वंशानुगत होने के नाते इसके उदाहरण हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो हमारे ये हम समझ सकते हैं कि जो हमारा शिवदेव जोशी और हरदेव जोशी और हरदेव जोशी, ये कुछ नाम हैं, ये वंशानुगत तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये केंद्रीय प्रशासन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पद थे जो हमें देखने थे और उनको हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब हम दूसरे प्रशासन की तरफ बढ़ेंगे और उनसे संबंधित फैक्ट पर ध्यान रखेंगे। तो अब सीधे चलते हैं हम अपने अन्य रूपों में। तो अगर हम देखेंगे कि इसके प्रशासनिक संगठन की बात करेंगे, अगर हम प्रशासनिक संगठन की बात करेंगे तो जो चंदों का साम्राज्य था, संपूर्ण साम्राज्य था, वो हमें पूरा साम्राज्य जो था वो मंडल के रूप में बटा हुआ दिखता है। इसके कई सारे मंडल हमें दिखाई देते हैं। तो ये पहली बात है। और इन मंडलों की अगर हम बात करें तो ये मंडल दो तरह के होते थे, क्योंकि चंद राजा क्या करते थे कि वो किसी क्षेत्र को जीतने के बाद वहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर शासन नहीं करते थे, वो वहीं के राजा को वहाँ पर शासन अपने अधीन करने देते थे। तो इनके जो मंडल थे वो दो तरीके के थे, एक राजा के अधीन और दूसरा सामंत के अधीन। तो ये दो तरह के मंडल हमें देखने को मिलते हैं। तो चंदों का साम्राज्य मंडल में बटा हुआ था और मंडल पर दो तरह के नियंत्रण थे, एक सामंत के अधीन हमें देखने को मिलता है और दूसरा हमें राजा के अधीन देखने को मिलता है। इसी के अलावा अगर हम देखें कि अगर हम इसके उदाहरण को देखें तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं बालो कल्याण चंद्र का। बालो कल्याण चंद्र ने मड़कोट के पृथ्वी सिंह रजबार को अपना सामंत बनाया था। तो ये समझ सकते हैं कि ये राजा थे, इन्होंने एक मंडल जो है वो मडकोट के पृथ्वी सिंह रजबाल को दे दिया था। मडकोट का जो मंडल था वो इस शासक के अधीन उन्होंने रख दिया था। तो ये हमें यहाँ पर समझना है कि जो चंद्र शासन का पूरा मंडल था वो इसी तरीके से दो हिस्सों में हमें प्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिलता है। दूसरा उदाहरण हम भारती चंद्र का भी देख सकते हैं। भारती चंद्र का उदाहरण हम उसको देखा जा सकता है। भारती चंद्र का इनका विजय बम को इन्होंने अपना सामंत बना दिया था, जो नेपाल के प्रभुत्व वाले इलाके पर अपना शासन जब इन्होंने स्थापित किया था। तो दो चीज़ें हमने पहले समझा कि साम्राज्य क्या था, केंद्रीय प्रशासन क्या था, उसको तो हमने देख लिया। अब वो केंद्रीय साम्राज्य जो था उसके बाद कई हिस्से जो थे वो मंडल के रूप में थे। तो इस मंडल वाले हिस्से को हमने हल्का फुल्का समझा है। अब हम देखेंगे कि मंडल के बाद क्या स्थिति हमें प्रशासनिक संगठन में देखने को मिलती है। तो अगर हम यहाँ पर समझें कि हमारा जो चंद्र साम्राज्य हुआ करता था वो कई मंडल में विभाजित हुआ करता था और ये मंडल अपने आप में कई तरह से कई प्रकार के देश में बटे होते थे। और इन देश में हमें ये समझ में आता है कि जैसे
तल्लादेश, मल्लादेश, इसको हम समझ सकते हैं यहाँ पर तल्लादेश, मल्लादेश, पर्वत डोटी देश। तो ये सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य, उससे छोटी इकाई मंडल, और मंडल से छोटी प्रशासनिक इकाई देश हुआ करती थी, तल्लादेश, मल्लादेश और पर्वत डोटी का देश। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें यहाँ पर देखनी चाहिए थी। इस देश वाले हिस्से से नीचे अगर हम देख जाएंगे तो हमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई देखने को मिलेगी वो है हमारी परगने की इकाई। तो धीरे धीरे अब हम ये जो निचले वाले इलाके में जा रहे हैं, नीचे इस छोटी प्रशासनिक इकाइयां हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और अब हमें नीचे परगने के स्तर पर हम जाएंगे। यहाँ तक हमारा प्रांतीय स्तर शुरू हो जाता है। यहाँ से जो हमने देखा था, अब ये हमारा परगना है। परगने भी हमें दो तरह से देखने को मिलते हैं। एक नागरिक परगने होंगे, सिविल मामलों में नागरिक इलाके हुआ करते थे, और सैन्य परगने हुआ करते थे। तो नागरिक परगनों का जो सुप्रीम अधिकारी हुआ करता था वो हुआ करता था सीकदार, वो होता था सीकदार। ये नाम हमें याद रहना चाहिए। तो ये सीकदार हुआ करता था। कौन? नागरिक परगने का। और सैन्य परगने का सर्वोच्च अधिकारी जो हुआ करता था वो बगशी हुआ करता था, या बागशी उसको कहा जाता था। तो ये हमने परगने स्तर पर दो अधिकारियों की एक सूची समझी है। जगत चंद्र के अगर हम देखेंगे इसमें, तो जगत चंद्र का जो बरम अभिलेख हुआ करता था उसमें माल परगने के बागशी का उल्लेख देखने को मिलता है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जगत चंद्र के बागशी लेख में माल परगने का उल्लेख मिलता है। तो जगत चंद्र का जो ये बरम लेख होता है, जो बरम लेख है, उसमें हमें ये बख्शी के अधीन एक परगना देखने को मिलता है, माल परगना। दरअसल जो तराई भावर का माल परगना था वो अपने आप में इसलिए सैन्य नियंत्रण के अधीन दिया गया था क्योंकि दक्षिणी भाग से कुमाऊं पर कई हमले होते थे, तो वहाँ पर एक मिलिट्री जरूर होनी चाहिए थी, और इसीलिए वो परगना ही पूरी तरह से बख्शी के अधीन कर दिया गया था। तो ये परगने से जुड़ी हुई कुछ बातें हमने यहाँ पर देखी हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके नीचे अगर हम देखें तो जो सीकदार हमने यहाँ पर देखा, सीकदार जो करता था, ये अपने परगने का जितना भी माल गुजारी थी, सीकदार का क्या काम था, जो अपने परगने की माल गुजारी थी उसको वसूल करता और भंडार में रखता, और भंडार की रखवाली का काम भंडारी किया करते थे। और जो इस भंडार से कुछ भाग जो है वो राजा को भेजा जाता था, और उस भाग को ले जाने वाला जो व्यक्ति होता था वो कैनी कहलाता था। ये एक तरह से बंधक मजदूर हुआ करते थे जो भंडार से राजा के लिए सामग्री ले जाते थे। उनको हम कैनी कहा जाता था चंद्र शासन के अधीन। तो ये सब सीकदार जो वहाँ का नागरिक परगना होता था उसका प्रमुख अधिकारी होता था, उससे जुड़े हुए ये सारे उसके अधीनस्थ अधिकारी के रूप में शासन किया करते थे। तो हमने साम्राज्य के बारे में देखा, हमने केंद्रीय शासन को यहाँ पर समझ लिया था। उसके बाद हम प्रांतीय स्तर पर हमने बस देश के नाम देख लिए, और फिर हमने परगने में चले गए और परगने के दोनों रूपों को हमने यहाँ पर देखा है। अब हम इससे नीचे के कई जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे।
तो देखें, परगने को देखने के बाद अब जो हमारी नई प्रशासनिक इकाई आएगी, उस प्रशासनिक इकाई को हम क्या कहते हैं, उसको साधारण शब्दों में पट्टी कहा जाता है। साधारण शब्दों में उसको हम पट्टी के रूप में जानते हैं। लेकिन चूंकि हमारा जो ये प्रशासनिक संगठन था ये बहुत बड़े बड़े इलाकों में था, तो इसको अगर हम देखेंगे तो कई तरह की पट्टियां हमें देखने को मिलती हैं। तो सोर और सीरा क्षेत्र में इसी पट्टी को गरखे कहा जाता है। सोर सीरा क्षेत्र में इसको गरखे के नाम से जाना जाता है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले हमने परगना देखा था, तो कई तरह के परगने हैं। सोर सीरा क्षेत्र जितने होते थे, छकाता, ऐसी तराई भाबर के क्षेत्र में हमें कई तरह के परगने देखने को मिलते थे। उनका नाम किसी तरीके से पूछा जा सकता है, वो हम उनकी लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो पट्टी के क्षेत्र में हम देखेंगे सोर और सीरा वाले क्षेत्र में जो पट्टियां होती थी वो गरखे के नाम से जानी जाती थी। इनका जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था पट्टी का, उसको हम कहते थे नेगी। नेगी, जिसको दस्तूर के रूप में अनाज प्राप्त होता था अपने अपनी पट्टियों से। तो ये हमारा नेगी एक अधिकारी हुआ करता था पट्टी वाले क्षेत्र में। इसको हमने यहाँ पर समझा है। अब पट्टी वाला क्षेत्र जब हमने देख लिया, तो अब सबसे निचली प्रशासनिक इकाई क्या थी उसको हमें यहाँ पर देखना होगा। तो अगर हम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई की बात करें तो देखें, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं ग्राम प्रशासन, और पटवारी और लेखपाल की परीक्षा में उत्तराखंड के ग्रामीण प्रशासन को समझना जो था इतिहास के अंतर्गत, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसको अगर हम देखें तो चंद्र शासन के दौरान जो ग्रामीण प्रशासन था उसको हमें देखना है। ग्रामीण प्रशासन, उसको हमें देखना है। तो ग्रामीण प्रशासन में जो मुखिया हुआ करता था उसके दो नाम होते थे, या तो उसको बूढ़ा कहा जाता था या सयाना कहा जाता था। तो ये दो नाम थे, एक नाम बूढ़ा कहा जाता था या सयाना कहा जाता था। ये अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग हिस्सों में इसके इस तरह के नाम हुआ करते थे। अगर हम ये देखें कि कौन से भाग में किस तरह के नाम हुआ करते थे, वो भी हमें यहाँ पर देखना चाहिए। तो दारमा और जुहार वाले क्षेत्र में हमें सयाना नाम देखने को मिलता था। तो ये दो नाम हमें ग्रामीण प्रशासन से जुड़े हुए यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हमारे इस ग्रामीण प्रशासन में इनकी एक पंचायत भी हमें देखने को मिलती थी। जो गांव के जो मामले होते थे उनकी वो किसी तरीके से जो भी मामले उठ के आते थे वो उनको हैंडल करते थे। तो उसको हम कहते थे बूढ़ा चौड़ा। चौड़ा ये ग्रामीण पंचायत हुआ करती थी। इसको हमने यहाँ पर चंद्र शासन के दौरान समझ लिया। तो ये दो नाम हमने यहाँ पर देखे। खास तौर से भोटिया वर्ग के लोगों में भी ये ग्रामीण प्रशासन की जो भूमिका थी वो दारमा जोहार वाले क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलती थी, और अन्य हिस्सों में भी देखने को हमें चंद्र शासन के दौरान बिल्कुल देखने को मिलती थी। अगर हम कुछ नाम भी देख लें तो ये हम समझेंगे कि एक नाम जो हमें पता चलता है, 16 गांवों का जो सयाना था, वो अगर हम देखेंगे तो
उसका नाम हमें पता होना चाहिए। एक व्यक्ति है जो 16 गांवों का सयाना हुआ करता था, उसका नाम अगर हम देखेंगे, जो 16 गांवों में उसकी भूमिका थी किसी तरीके से एक बहुत बड़े प्रधान के रूप में, वो शिरोमणि हुआ करता था, वो शिरोमणि। वैसे कोई ज़रूरी नाम नहीं है, ये सब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बस हम समझ लें कि 16 गांवों का सयाना भी एक हुआ करता था, जो कि उसको शिरोमणि के नाम से जाना जाता था। तो एक तरीके से हमने जो पूरी की पूरी इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, उसको हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है। अब अगर हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं उसको अगर थोड़ा बहुत हम समअप करें, तो अब जो हिस्से आते हैं वो हैं इनकी न्याय व्यवस्था की, जिसको हमने पहले भी समझ रखा है, न्याय प्रणाली है। उसको हमें थोड़ा सा देखना होगा। कर प्रणाली को हम थोड़ा बाद में देख लेंगे। तो अगर हम चंद्र शासन के न्याय प्रणाली को देखें तो चंद्र शासन की अगर न्याय प्रणाली को देखें तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता होगा? राजा हुआ करता होगा। तो इसमें सबसे बड़ा दंड जो होता था वो होता था फांसी। और फांसी जो होती थी ये ऊंची पहाड़ी पर दी जाती थी, ऊंची पहाड़ी पर दी जाती थी। और उस ऊंची पहाड़ी को हम शूली का डांडा कहा जाता था। उसको डांडा मतलब पहाड़, तो शूली का डांडा उस समय ऊंची पहाड़ियों को कहा जाता था। तो ये न्याय प्रणाली को हम समझ रहे हैं, उसमें सबसे ऊंचे दर्जे पर हमारा जो शासक हुआ करता था उसका नाम होता था राजा हुआ करता था। और राजा के द्वारा जो सबसे बड़ा दंड था वो फांसी के रूप में दिया जाता था। और जहाँ पर फांसी दी जाती थी वो ऊंची पहाड़ियाँ हुआ करती थी, उसको सूली का डांडा कहा जाता था। इसके साथ साथ अगर हम ये समझें, जो हमने अभी शासकों के क्रम को हमने जब देखा था तब हमने पढ़ा था कि इसमें 2 प्रकार के न्यायिक व्यवस्था देखने को मिलती थी। एक का नाम था न्योवाली और दूसरे का नाम था बिस्टाली। तो 2 तरह की हमें न्यायिक व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। एक का नाम है न्योवाली और दूसरे का नाम है बिस्टाली। तो जो न्योवाली व्यवस्था हुआ करती थी, वो न्योवाली व्यवस्था जो होती थी वो सामान्य वाद के निपटारे के लिए हुआ करती थी। और दूसरा जो बिस्टाली हुआ करती थी वो सैन्य कोर्ट की तरह होती, सैन्य न्यायालय हुआ करती। तो सैन्य न्यायालय हुआ करती थी। कौन सा? ये बिस्टाली वाला जो कोर्ट हुआ करता था। तो इसको हमें यहाँ पर देखना था। इसके अलावा एक और कचहरी हुआ करती थी, उसका नाम बड़ा चर्चित नाम है, जो कि चंद्र शासन में हमें देखना चाहिए। पंचायती कचहरी जिसको कहा जा सकता है, इसको हम कह सकते हैं पंचायती, बहुत निचले स्तर पर थी। तो पंचायती कचहरी हुआ करती थी चंद्र शासन में, और उसको हम कहते थे पंचनवीसी। तो ये एक नाम है पंचनवीसी का, जो पंचायती कचहरी के रूप में हुआ करती थी, जो हमें देखने को मिलती थी। अगर हम
पंचायत शासन के दौरान जो सबसे बड़े दंडाधिकारी की बात करते हैं, सबसे बड़े दंडाधिकारी की बात करेंगे तो उसका नाम होता था ये थोड़ा अटपटा नाम है, दंडई उसको कहा जाता था। वो एक तरह से सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। तो चूंकि अभी तक हमने, अगर मैं बात करूं, चंद्र शासन के अंतर्गत जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उससे संबंधित कई तरह के फैक्ट हो सकते हैं, कई तरह के ताम्रलेखों में इसकी जानकारी देखने को मिलती है, लेकिन वो सब हमें नहीं देखना है, हमें नाम भी नहीं देखने, हमें बस उसके प्रशासनिक संगठन और उसमें दिए गए कुछ जो महत्वपूर्ण नाम हैं उनको समझना था। वो हमने देखा है। चूँकि एक जो हमें हमारा भाग अभी बचा हुआ है वो है इनके टैक्स सिस्टम को, उनके नाम हैं वो बहुत डिटेल में हमें देखने चाहिए, प्रश्न में ज़रूर आते हैं वो, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने चीजें समझी हैं, अगर हम उसको एक वेन डायग्राम से समझें तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो देखें, जो हमारा चंद्र है, चंद्र शासन है, इसकी बात की जाए तो ये पूरा इसका चंदों का अपना ये एक साम्राज्य रहा होगा जो कि कई सारे मंडल में बटा होगा। ये एक मंडल हो गया, ऐसे बहुत सारे मंडल होंगे इस साम्राज्य के अंतर्गत। हर मंडल में अपने कई सारे, हम कह सकते हैं इनके कुछ देश हो सकते हैं, तल्ला मल्ला देश, मल्ला सलाड़। तो उसके अलावा इसमें हमें कई सारे परगने देखने को मिलेंगे। इन परगनों में हमें कई सारी पट्टियां देखने को मिलेंगी, कई सारी पट्टियां होंगी इन परगनों में, और हर पट्टियों में हमें कई सारे गांव देखने को मिलेंगे। तो ये एक हमें एक क्रम देखने को मिल रहा है कि ये हमारा साम्राज्य है, ये हमारा मंडल है, ये हमारा देश है, ये हमारा परगना है, ये पट्टी है और ये गांव है। तो इसी तरीके से हमने इन चीज़ों को समझा है। इसको और बेहतर तरीके से अगर हम देखना चाहें कि तो ये हो सकता है कि एक पूरी एक चेन, हायरार्कियल सिस्टम है इसकी प्रशासनिक व्यवस्था का, एक क्रम देखने को मिलता है प्रशासनिक व्यवस्था का। जिसमें इनका जो साम्राज्य हुआ करता था वो मंडल में विभक्त था, मंडल देश में विभक्त थे, देश परगने में विभक्त था, परगना पट्टी में विभक्त था और पट्टी कई गांवों से होकर बनती थी। अब इसी से जुड़े हुए कई तरह के अधिकारी हुआ करते थे। और अगर साम्राज्य की बात करें हम तो वहाँ पर हमें केंद्रीय प्रशासन देखने को मिलेगा, और उस केंद्रीय प्रशासन में हमें जो नाम देखने को मिलते थे वो होते थे राजा, युवराज, पुरोहित, गुरु, जोशी, जो कि दीवान हुआ करते थे। इसके अलावा बख्शी का एक वर्ग हमें देखने को मिलता था, सजियाली देखने को मिलता था, बिस्ट देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह के कई नाम हमें यहाँ पर परामर्शदात्री के रूप में केंद्रीय शासन में देखने को मिलते थे। अगर मैं मंडल स्तर की बात करूँगा तो वहाँ पर भी मुझे कई नाम देखने को मिले हैं। अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा है, तो मंडल स्तर पर भी हमें कई तरह के अधिकारी देखने को मिलेंगे। मंडल स्तर पर हमें एक तो राजा का मंडल देखने को मिलेगा और दूसरा सामंतों का मंडल देखने को मिलेगा।
परगने में हमें दो तरह के अधिकारी सीकदार और बख्शी देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से पट्टी की बात की जाएगी तो वहाँ नेगी नाम का अधिकारी दिखेगा। गांव में हमें सयाना या बूढ़ा देखने को मिलेगा। तो ये एक तरह का एक सिंपल सा रिवीजन था जो हमने देखा है। कल हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में इनकी कर व्यवस्था को समझेंगे। तो आज के अपने वीडियो लेक्चर में जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ था बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चंदों के कर सिस्टम को, टैक्स सिस्टम को समझेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।